दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड विनिंग स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम एक सर्टेन फ्रेमवर्क के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे आसपास ही विनिंग स्टॉक्स रहते हैं। अगर हम ध्यान से अपने आसपास देखें, खास तौर पे उन वस्तुओं को देखें जिनका कि हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन वस्तुओं की कंपनीज पे ध्यान दें जो कि खास तौर पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो हम अपने लिए विनिंग स्टॉक्स फिगर आउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो पर्टिकुलर लिस्ट दिख रही है, ये ब्रूज्ड ब्लू चिप वॉच लिस्ट है। अब ये वॉच लिस्ट नन अदर देन हमारे सुपर इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल जी के मोतीलाल ओसवाल द्वारा दी गई है। ये ओपन प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे किसी तरह का हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि यही पर्टिकुलर लिस्ट है जिसको कि आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। यहाँ पे ये पर्टिकुलर वॉच लिस्ट दिखाने का हमारा मकसद ये है कि जो इनकी फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क से मिलता जुलता हमारा फ्रेमवर्क है। अगर आप हमारी वीडियोज पे ध्यान देते आ रहे हैं तो हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे बल्कि ऐसी कंपनियों पे फोकस करते हैं जो कि पिटी हुई हो, रीसेंट हाई से उनमें गिरावट हुई हो। दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि किन्हीं कारणों से, किन्हीं जेन्युइन कारणों से पिटी हुई होती हैं, उनमें प्राइसेस में गिरावट हुई होती है रीसेंट हाई से, और दूसरी तरह की कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो कि घिसी पिटी कंपनियां होती हैं। उनमें प्राइसेस चाहे आप किसी भी प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस डिस्काउंट वाली थ्योरी को आपको समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है नन अदर देन निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 में रीसेंट हाई यहाँ पे बना था, रीसेंट हाई करीब करीब अक्टूबर के महीने में बना था, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में बड़ी गिरावट हुई। हमारे एफआईआईज ने हैवी सेलिंग की, लाखों करोड़ों रुपए की सेलिंग की, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई। करीब करीब 11% के आसपास यहाँ पे गिरावट हो गई। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे रामदेव अग्रवाल जी के जैसे फ्रेमवर्क्स क्रिएट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऐसे मौके का इंतजार करते हैं, और ऐसे मौके खास तौर पे ब्लू चिप कंपनियों में। ब्लू चिप कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि आपके आसपास ही रहती हैं। वो एक तरह से मोनोपोली कंपनियां होती हैं, उनके प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, और किन्हीं कारणों से उन कंपनियों में रीसेंट हाई से गिरावट देखने को मिल रही होती है, और वो कारण जेन्युइन कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि किन्हीं स्कैम की वजह से फंसी हुई घिसी पिटी कंपनियां ले ली जाती हैं। तो यहाँ पे जस्ट कोई अनदर कंपनी नहीं ले ली जाती, यहाँ पे हम फंडामेंटली साउंड कंपनियों को लेते हैं, खासतौर पे ऐसी कंपनियां जो कि हमारे आसपास होती हैं। फॉर एग्जांपल हम पेप्सी पीते हैं, तो पेप्सी की कंपनियां अगर हमारे आसपास हैं, खासतौर पे ऐसी फ्रेंचाइजी जो हैं, वो अगर पिछले 5-10 सालों से अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं और किन्हीं कारणों से 1-2 क्वार्टर में उनके प्राइसेस में गिरावट हो गई, तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब ऐसे एक सर्टेन एग्जांपल हो गया पिज्जा वाली कंपनियां हमारे आसपास, खासतौर पे ऐसी कंपनियां जिनके के पास मोट इकोनॉमी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। पिज्ज़ा कई सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन कुछ 1-2 कंपनियां ऐसी हैं जिनके की पिज्ज़ा के ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, उनका जो परसेंटेज है बिजनेस का पिज्ज़ा सेगमेंट में वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हम ऐसे कंपनियों पे फोकस करें जो कि अपने बिजनेस सेगमेंट में ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती हूँ, बल्कि मोट इकोनॉमी के साथ ही साथ मोनोपोली बिजनेस अगर उनके पास है, तो फिर चाहे राइस का बिजनेस हो, चाहे कार का बिजनेस हो, चाहे क्लोजिंग का बिजनेस हो, या आईटी सेक्टर का बिजनेस हो, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी कंपनियां रहती हैं। ठीक है, हमें ऐसी कंपनियां फिगर आउट करने के साथ ही साथ उनकी फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में खासतौर पे हम पिछले 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और ये देखते हैं कि वो उनकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो हर साल बढ़ती आ रही है या नहीं, और साथ ही साथ उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर साल बढ़ती आ रही है या नहीं। और ऑन द टॉप ऑफ दिस, कंपनी अगर कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है तो वो सोने पे सुहागा होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ रिटर्न मैट्रिसेस हमें देखने होते हैं, इंपॉर्टेंट रिटर्न मैट्रिक्स, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों अगर 20% से ज़्यादा हैं तो हमारे लिए अच्छे ऑप्शंस ला सकते हैं। ठीक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें कंपनियां देखना है, और इसके साथ ही साथ पिटे हुए कंपनियां देखना है, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो हो ही,
रीसेंट हाई से उनमें गिरावट हुई हो, तब वहाँ जाके हमें वैल्यूएशन, एक अच्छी वैल्यूएशन मिलती है। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के प्राइसेस होते हैं। एक तो वो प्राइस होता है जो कि शेयर का प्राइस होता है, जो कि लाइव मार्केट में हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए वो शेयर प्राइस 400 रुपये पे है। अब कंपनी का शेयर प्राइस 400 पे है, लेकिन कंपनी की जो एक्चुअल बुक्स में वैल्यू है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो हमें कैलकुलेट करना होता है। और वो कैलकुलेट करते जब हम, तो वहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यूएशंस के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए वैल्यूएशन हमने कंपेयर की, वैल्यूएशन निकल के आ रही है 350, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है किन्हीं कारणों से, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हमारे फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में हम इंस्टीट्यूशंस को भी ध्यान में रखते हैं। हम ये देखने हैं कि जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के साथ ही साथ क्या इंस्टीट्यूशंस ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी हम देखते हैं पिछले 5-10 सालों का। हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते हुए निकल जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के भी ऐसे स्टॉक्स में हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, एटलीस्ट 5 से 10 साल का पर्सपेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का। और हम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, वहाँ पे हम मैनेजमेंट की भी एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं रिसेंटली मैनेजमेंट तो नहीं चेंज हुआ है, किन कारणों से उनमें चेंजेज हुए हैं, और मैनेजमेंट के क्या प्लान्स हैं आने वाले 5 से 10 सालों के लिए। इन बातों पर ध्यान रखते हुए हम ये देखते हैं कि कंपनी का 5, 10, 15 सालों में क्या सस्टेनेबिलिटी का चांस है, यानी कि कंपनी क्या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में है या नहीं। सो ऐसी कंपनियां हों अगर हमारे पास जिनमें कि 5, 10, 15, 20 सालों के लिए विजिबिलिटी हमें दिख रही है प्रोडक्ट्स के टर्म में उनके, और सस्टेनेबल काइंड ऑफ बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का भी ऑप्शन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही कंपनी में, हमारे रामदेव अग्रवाल जी के हिसाब से एक कंपनी भी हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, बट हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20 कंपनियां होनी चाहिए। एज पर बुक्स 35 कंपनियां अगर हमारे पास हैं तो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी कंपनियों को मॉनिटर कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हम 200-300 कंपनियों को मॉनिटर कर सकते हैं तो हम 200-300 कंपनियों की पोर्टफोलियो क्रिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस फ्रेमवर्क के हिसाब से, और वॉच लिस्ट क्रिएट करने के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम फोमो में फिर नहीं फंसते। जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर हम वहाँ पे फोमो या फियर नहीं आने देते हैं। ठीक है, इन सब के बाद भी हम टेक्निकल एनालिसिस जरूर से जरूर करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए होता है गिरावट। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था, राइट, यहाँ पे ये जो गिरावट है 11% की, ये कितनी बार हुई है पिछले 5, 10, 15 सालों में निफ्टी 50 में? आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको आश्चर्यजनक तरीके से उंगलियों पे गिनते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि मार्केट में 10-11% की गिरावट होती है। तो हमारे पास अगर ऐसा स्टॉक हम फिगर आउट कर लें जिनमें कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि 5-10% की गिरावट होती है, तो 5-10% की गिरावट भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस तरह के फ्रेमवर्क अपने लिए क्रिएट करने होते हैं ताकि हम घिसे पिटे स्टॉक नहीं, पिटे हुए स्टॉक्स अपनी पोर्टफोलियो में रख सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं डिविडेंड का। डिविडेंड हमने आपसे बोला था, राइट, कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो एक ऐसी कंपनी है जो कि 20 रुपये का डिविडेंड दिया था 10 सितंबर 2024 को, 4 रुपये का डिविडेंड दिया था 2 अगस्त 2024 को, 11 का डिविडेंड दिया था 24 मई 2024 को। 3 बार डिविडेंड दे चुकी है, चौथी बार डिविडेंड यहाँ पे कंसीडर करने जा रही है। तो अगले एक आध महीने में डिविडेंड फिर से मिल सकता है। तो 20, 4, 24, 25, 35 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी पर शेयर ये अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दे चुकी है इस साल। अगर हम पिछले साल की बात करें, यानी कि 2023 की बात करें, तो 2023 में भी आप देख सकते हैं करीब करीब 4 बार यहाँ पे डिविडेंड मिला, 12, 20, 18, 11, यानी कि करीब करीब 63 रुपये पर शेयर के आसपास यहाँ पे डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए हमारी कंपनी। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी अगर बोनस शेयर दे रही है या स्टॉक स्प्लिट कर रही है
तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर कंपनी 2016 में 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर दिया, 2018 में 1:1 की रेशियो का, और 2022 में वहाँ पे 1:2 की रेशियो का शेयर दिया। यहाँ पे 100 शेयर्स अगर किसी के पास होते तो इसके बाद 200 हो चुके होते, इसके बाद 400 हो चुके होते, यहाँ पे इसके बाद 600 शेयर्स हो चुके होते। तो किसी ने महज 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता 2016 में, तो आज उसके पास 600 शेयर्स होते। हालांकि 1-2 बार यहाँ पे प्राइसेस डिवाइड हो चुके होते बाय 2 से, और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 हो चुका होता इस पर्टिकुलर 1:2 की रेशियो की बोनस शेयर की वजह से। तो बोनस शेयर क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। ये सब बातें हम आपको सिखाते रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हमने दिया हुआ है, और इसके साथ ही साथ आप ऐसे फ्रेमवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं जहां से आप अपने लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बल्कि विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने लिए विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते समय। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करके जाइए।